नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया की बिगेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है एचडीएफसी लिमिटेड। एचडीएफसी लिमिटेड का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि 1977 में स्टेबलाइज हुई थी। अगर आप इसकी सब्सिडरीज देखें तो एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, जिसे हम एचडीएफसी एएमसीबी के नाम से भी जानते हैं, एचडीएफसी एर्गो की जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, एचडीएफसी सेल्स जो कि फाइनेंशियल लाइक डेडिकेटेड सेल्स के लिए इन्हें अपनी सब्सिडरी बनाई है अच्छी ग्रोथ के लिए। एचडीएफसी क्रेडिला जो कि एजुकेशन लोन वगैरह की बात करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी फंड, एंड एचडी कैपिटल जो कि कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी फंड से रिलेटेड। तो अगर आप एचडीएफसी के बारे में जैसे कि आप अगर सुना हो तो काफ़ी लाइक ट्रस्टेड ब्रांड है। ये एक एनबीएफसी है जो कि हाउसिंग लोन देती है। एनबीएफसी मींस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बैंक से डिफरेंट होती हैं दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में कौन कौन आता है, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, पिरामल इंटरप्राइजेस हो गया, एच डी एफ सी लिमिटेड हो गया, अभी अपना एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस भी आ चुका है। तो ये डिफरेंट होते हैं बैंक से। तो लोगों को ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि बैंक्स भी तो होम लोन दे रहे हैं, तो हमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास क्यों जाना है। तो दोस्तों, हमें यहाँ एक चीज़ समझनी होगी कि जो हमारे एनबीएफसीज हैं, जो कि हमारे हम उनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी कहते हैं, वो कंपनी एक्ट के द्वारा बने हुए हैं दोस्तों। जबकि हमारे जो बैंक्स हैं वो आरबीआई के अंडर आते हैं। तो हमारे एनबीएफसीज में क्या है कि हम शॉर्ट टर्म डिपॉजिशंस नहीं ले सकते। लाइक आप जैसे 15 दिन 20 दिन के लिए पैसे जमा करना चाहें तो आप एनबीएफसीज में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको मिनिमम 12 मंथ पीरियड्स के लिए ही पैसा जमा करना होगा वहाँ पे। जबकि बैंक्स में क्या है कि आप 10 दिन से भी लेके 10 साल तक भी पैसा जमा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि एनबीएफसी कंपनी एक्ट के अंदर बनी हुई है, तो यहाँ पे जो गवर्निंग अथॉरिटी है वो मोस्टली नेशनल हाउसिंग बैंक रहता है दोस्तों। और यहाँ पे जो रूल्स है वो कम स्ट्रिक्ट है। और ये आरबीआई के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये आरबीआई के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे जो होम्स लोन की रेट है वो रेपो रेट पे डिसाइड नहीं होता है कि जैसे अगर आरबीआई ने रेपो रेट चेंज किया तो होम लोन्स के रेट चेंज हो जाएंगे। ये कंपनी के एफिशिएंसी पे डिपेंडेंट है। हाँ, कुछ रेगुलेशंस हैं जो हमें नेशनल हाउसिंग बैंक के फॉलो करने पड़ते हैं, बट काफ़ी लेस स्ट्रिंजेंट रूल्स कहूँगा मैं एनबीएफसी पे होते हैं कंपेयर टू बैंक। बैंक में क्या है कि आपको आरबीआई के मैंडेट्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर किसी भी अगर कंट्री का आप देखें तो स्ट्रॉन्ग पिलर जो होते हैं वो हमेशा दोस्तों बैंक्स रहते हैं। इसलिए बैंक्स को गवर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी कंपनी के लिए, किसी भी सॉरी कंट्री के लिए। इसलिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल, जैसे कि आपको इतना पैसा हमेशा अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा कि सॉल्वेंसी की कंडीशन ना बने, लिक्विडिटी टेंशन ना हो, और या फिर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इतना पैसा डालना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप लाइक सीधा-सीधा अगर मैं बोलूँ तो आपको एनबीएफसीज़ का जो रेट है वो आरबीआई डिसाइड नहीं कर रहा है। सो एनबीएफसीज़ का जो होम लोन्स का रेट है वो आरबीआई डिसाइड नहीं करेगा। जबकि बैंक्स का जो होम लोन्स का रेट है वो रेपो रेट से डिसाइड होता है, तो इनडायरेक्टली आरबीआई ही उसे कंट्रोल कर रहा है। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस समझना है दोस्तों। दोस्तों, अब हमें समझ में आ गया है कि बैंक्स और एनबीएफसीज में क्या डिफरेंस है। अब हम समझते हैं कि हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की जो ग्रोथ है आने वाले समय में वो काफ़ी अच्छी हो सकती है दोस्तों। तो फर्स्ट पॉइंट है लो पेनिट्रेशन। अगर आप इंडिया एक जो डेवलपिंग कंट्री है एंड एक डेवलप कंट्री का, जैसे मैंने ग्राफ में आपको दिखा रखा है यहाँ पे, कि इंडिया का जो पेनिट्रेशन है, अगर हम मॉर्टेजेस को परसेंटेज ऑफ नॉमिनल जीडीपी में देखें तो 11% है, वाइल ऑन द डिफरेंट एंड यूके और जो डेनमार्क है उनका 68 to 83% भी है पेनिट्रेशन। तो देखिए पेनिट्रेशन बहुत कम है। आप इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं दोस्तों कि आप अपने चाचा, दादाजी, इन सब लोगों को देखिए, या मौसा मौसी जो भी हैं आपके यहाँ पे, आप देखिए कितने लोगों ने ना हाउसिंग लोन ले रखा है। बहुत कम ही लोग मिलेंगे आपको। आप जो करंट जनरेशन आ रही है वो तो ले रही है जो पढ़ी लिखी है, पर पहली जनरेशन ने नहीं ली हुई है। तो अभी भी बहुत बड़ी एक हमारे पास जनसंख्या है जो अभी हमारे हाउसिंग लोन्स नहीं ले रही है। तो ये एक हमारे पास अच्छी पोटेंशियल दिख रही है ग्रोथ की। और हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे जो हमारे 35 के जो बिलो है नंबर पॉपुलेशन को, वो काफ़ी बड़ा है दोस्तों। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं हाउसिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ने वाली है। और आज जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली, जैसे कि ओनली वाइफ एंड हस्बैंड रह रहे हैं चिल्ड्रंस के साथ, जो अब जॉइंट फैमिली का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि अब लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहना पसंद कर रहे हैं, तो मोर एंड मोर हाउसेस की रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों।
तो हमें लगता है इसलिए कि इस सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। फर्दर ये चीज़ गवर्नमेंट को भी समझ में आ रही है दोस्तों। अगर आप देखें कि जो करंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए, जैसे फर्स्ट में अगर बोलूँ कि क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, दैट इज कि आपको अगर 3 से 6 लाख के बीच में अगर इनकम है आपका, तो आपको इतना परसेंट सब्सिडी मिल जाएगा इंटरेस्ट रेट पे। या फिर लाइक अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, जैसे मोदी जी ने कहा कि हाउसिंग की जो रिक्वायरमेंट है, हाउसिंग फॉर ऑल बाई 2022, तो यहाँ पे कई लाख मकान बनाने की बात कही गई, करोड़ों में मकान बनाने की बात की गई। तो ये सब दिखाता है कि गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट है दोस्तों। और अभी जो हमारा रियल एस्टेट और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में 2-3 साल से पिछले लगने आ गया था, जैसे कि इकोनॉमी भी डाउन थी, ऑटोमोबाइल सेक्टर भी डाउन था, इसको रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट एक फंड बना रही है, स्वाहिम इन्वेस्टमेंट फंड के नाम से, जिसमें 25,000 करोड़ का इंफ्यूजन किया जा रहा है दोस्तों इस सेक्टर में, फॉर रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप सोच सकते हैं तो दोस्तों कि कितना बड़ा इसमें कहीं ना कहीं एक सपोर्ट दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर हम इसको लाइक 3 वे में समझे, गवर्नमेंट इंसेंटिव क्या है, लिक्विडिटी मीजर्स क्या है, अगर सप्लाई साइड इन्वेस्टर क्या है, तो आप देखिए गवर्नमेंट तो कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं स्टेप ले रही है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को कम कर रही है, और मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो दे सकते हैं वो भी इंक्रीज कर रही है दोस्तों। लिक्विडिटी मीजर्स, आरबीआई भी काफ़ी मीजर्स ले रहा है दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और लाइक इससे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। सप्लाई साइड इंसेंटिव्स में भी दोस्तों देखिए आप, रियल एस्टेट का जो फाइनेंशियल स्ट्रेन है उसको कम करने के लिए भी गवर्नमेंट फंड्स बना रही है, जिसमें मैंने आपने स्वाभिम फंड के बारे में बात की आपसे, जो अर्लियर मकान है उनके बारे में भी बात चल रही है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें दोस्तों हमारे जो हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री है, मुझे लगता है तो एक अच्छा कहीं ना कहीं सपोर्ट देने का प्रयास हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और मुझे लगता है दोस्तों कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी इस सेक्टर की, विद इन 5 to 10 ईयर्स अच्छी ग्रोथ रहेगी दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं एचडीएफसी लिमिटेड के बिजनेस के बारे में। तो इनकी जो लोन बुक है वो 5 लाख करोड़ की है दोस्तों। हम जब ये रिसर्च कर रहे थे दोस्तों, तो हमें पता एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ भी पता चली कि जो एसबीआई की लोन बुक है ना, वो भी इससे छोटी है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है दोस्तों हमारा एचडीएफसी लिमिटेड। और दोस्तों मैंने यहाँ पाई चार्ट्स के द्वारा आपको समझा रखा है कि जो इनने 5 लाख करोड़ के लोन है वो किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया था। इंडिविजुअल लेवल वो 77% है इस लोन बुक के दोस्तों, और जो कॉर्पोरेट को है वो 6% लोन है, एंड कंस्ट्रक्शन फाइनेंस है वो 10% लोन है। लीज रेंटल डिस्काउंटिंग 7% है दोस्तों। आपको यहाँ थोड़ा लीज रेंटल डिस्काउंटिंग के बारे में बता दूं मैं कि लीज रेंटल डिस्काउंटिंग एक प्रकार का लोन होता है जो रेंटल रिसिप्ट का अगेंस्ट दिया जाता है। जो भी अपने मतलब रेंट लगता है उसकी जो रिसिप्ट होती है ना उसके अगेंस्ट लगता है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, एंड लाइक उसका फिक्स रिटर्न्स वो रेंट मतलब आ सकता है। तो उस केस में कंपनी आपको लोन देती है एट डिस्काउंट प्राइस सब। तो इसके बारे में आप बेसिकली मान सकते हैं कि कोई भी एक प्रॉपर्टी है जो फिक्स रिटर्न्स देने की स्ट्रेंथ रखती है, उसको ये लोन दे सकते हैं। हम इसके बारे में डिटेल्ड वे में डिस्कस एक अनदर वीडियो में कर लेंगे। अ, अगर हम देखें कि जो इंडिविजुअल 77% है उसमें उसका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप देखें तो एम्प्लॉयड को 78% का लोन दिया गया दोस्तों, और ओनली 22% गिवन टू सेल्फ एम्प्लॉयड इंक्लूडिंग प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स। इफ इट इज नॉट गवर्नमेंट डॉक्टर, देन आई थिंक इट विल बी काउंटेड इन दिस सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितने केयरफुली वे से लोन्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। अगर हम देखें कि जो एक्विजिशन मोड है उसमें कैसा लाइक है डिस्ट्रीब्यूशन, तो 55% लोन्स तो फर्स्ट परचेज बेसिस पे दिए जा रहे हैं। मतलब कि कोई बिल्डर है, उसने मकान बनाया एंड देन यू डायरेक्टली परचेज इट, मतलब आप पहली बार उस मकान में रह रहे हो। और रीसेल में क्या होता है कि किसी का मकान है एंड वो सेल कर रहा है, देन आपने बाय किया। 8% लोन ऐसे हैं जो सेल्फ कंस्ट्रक्शन, कि पहले आपने लोन लिया एंड देन आपने बनाया उसे। अगर आप जियोग्राफिक स्प्रेड देखें दोस्तों, तो 27% फ्रॉम नॉर्थ, 37% फ्रॉम वेस्ट, एंड 32% फ्रॉम साउथ, एंड 4% फ्रॉम ईस्ट। तो आप दोस्त देख सकते हैं कि काफ़ी लाइक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी स्टेट में प्रॉब्लम होता है तो मुझे नहीं लगता कि इनके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है दोस्तों। आपको एक चीज़ यहाँ ये ध्यान देनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो 77% लोन है, कंपनी इज ट्राइंग टू इंक्रीज इट स्लोली एंड स्लोली। वो आपको दिखेगा कि देखिए आप इंडिविजुअल लोन जो ग्रोथ है ना वो 16% है सीजीआर दोस्तों। आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा फोकस है इन लोगों का, पर्टिकुलरली रिटेल।
अगर हम इंडिविजुअल लोन्स की बात करते हैं तो दोस्ती क्या है कि आम आदमी को होता है, तो दैट इज रिटेल लोन बुक आल्सो वी, बैंक के केस में रिटेल लोन बुक क्या देते हैं, यहाँ पे रिटेल लोन्स होते हैं। बेसिकली क्या, अगर मान लिया आपने 1000 लोगों को दिए, अगर उसमें 2-4 लोग भी डिफॉल्ट करते हैं आपका लोन, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि आपने सबको 10-10 लाख रुपए दिए एक हिसाब से। बट कॉर्पोरेट जो लोन्स होते हैं दोस्तों, उसमें क्या दिक्कत हो जाती है कि मान लीजिए आपने 10 बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन दिए 1000 करोड़ का, अगर किसी एक ने भी डिफॉल्ट किया दोस्तों, तो 100 करोड़ का नुकसान होगा दोस्तों, तो उसके लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ती है दोस्तों। इसलिए अ, जो रिसेंट हमारे हाउसिंग फाइनेंस में जो पिछले कुछ सालों में प्रॉब्लम हुए थे, दीवान हाउसिंग फाइनेंस को लेकर, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर, तो कहीं न कहीं इस कंपनी ने उससे लर्न किया है। ये कैपेबिलिटी दिखाता है दोस्तों इस कंपनी की, ये रिटेल लोन बुक की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। इंडिविजुअल्स पे फोकस है, कॉर्पोरेट पे फोकस नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों एचडीएफसी लिमिटेड लोन्स, होम लोन्स देता कैसे है कस्टमर्स को, कस्टमर्स कैसे आ पाते हैं उनके पास। तो मैं इस पाई चार्ट से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए 100 लोन्स दे रहे हैं, तो 54% जो लोन्स हैं वो एच डी एफ सी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, एच डी एफ सी लिमिटेड को ला के दे रहा है। मतलब 54 नंबर ऑफ कस्टमर्स, 54% ऑफ द टोटल लोन जो बुक है, जो हमें होम्स लोन देनी है, वो जो कस्टमर है वो एच डी एफ सी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड लेके आ रहा है। 27% जो एच डी एफ सी बैंक कस्टमर से लेके आ रहा है फॉर होम लोन्स। डायरेक्ट वॉकिंग जो सीधे 2% लोग तो ऐसे हैं जो सीधे एच डी एफ सी लिमिटेड के ऑफिस में आ गए और देन दे हैव टेकन द होम लोन। अदर सेलिंग एजेंट 17% काउंट कर रहे हैं, तो अकाउंट कर रहे हैं। तो अदर्स डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या होते हैं दोस्तों कि आप कांटेक्ट कर लेते हो कुछ सेलिंग एजेंट से कि अगर आप हमारा होम लोन्स दिलवा दो किसी कस्टमर को, तो देन वी विल सम अमाउंट ऑफ कमीशन एंड ब्रोकेज, आप ऐसा मान सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इस पाई चार्ट से आपको देख के एक डाउट ये आ रहा होगा कि एच डी एफ सी बैंक एच डी एफ सी लिमिटेड को होम लोन्स क्यों दिलवा रहा है, खुद क्यों नहीं दे रहा है। तो दोस्तों एच डी एफ सी लिमिटेड की एक सब्सिडरी है एच डी एफ सी बैंक, और दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है कि एच डी एफ सी बैंक जो लोन्स देगा वो ऑन द बिहाफ ऑफ एच डी एफ सी लिमिटेड देगा। एच डी एफ सी बैंक खुद से लोन नहीं दे सकता दोस्तों होम लोन्स, ये आपको बात याद रखनी है दोस्तों। अगर आप देखिए इनका बिजनेस मॉडल दोस्तों, तो 83% जो होम लोन्स ये लोग कस्टमर लेके आ रहे हैं दोस्तों, ये खुद कंपनी के बेसिस पे है दोस्तों। तो डिपेंडेंसी ऑन आउटसाइड सोर्सेस दोस्तों बहुत कम है इस केस में, 17% ओनली दोस्तों। आप समझ रहे हैं, अगर कुछ ऐसा कुछ होता है आने वाले समय में, ये अगर मान लीजिए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कोई कंपनी अटैक करना चाहती है ज़्यादा कमीशन देखे, तो दोस्तों फिर भी उस बिजनेस पे आप देखिए बहुत कम इम्पैक्ट पड़ेगा। और एच डी एफ सी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड जो डेडिकेटेड इन्हें सब्सिडी बनाई हुई है सेल्स के लिए कि कितना शानदार काम कर रही है दोस्तों। फर्दर आप देखिए कि नंबर ऑफ आउटलेट्स पे भी दोस्तों कंटिन्यूस वर्क कर रही है कंपनी। 401 से लेके 585 तक ले गए हैं दोस्तों ओनली इन 5 years। होम लोन्स का आउटलेट दोस्तों बनाना इतना ईजी नहीं होता है, ये काफ़ी अच्छा फिगर है दोस्तों, इसलिए हमें कंपनी थोड़ा अच्छा लगती है दोस्तों। जब भी दोस्तों बात होती है फाइनेंशियल कंपनीज की, और अगर लोन क्वालिटी या असेट क्वालिटी की बात नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अगर आप देखें तो ग्रॉस एनपी जो है कंपनीज को 1.99% पे हैं, जो कि मुझे लगता है काफ़ी लो नंबर है दोस्तों। काफ़ी मैनेजेबल भी नंबर है। और आप देखिए प्रोविजनिंग कितनी शानदार तरीके से दोस्तों कर रखी है। मतलब यहाँ पे असेट क्वालिटी का दोस्तों बहुत ज़्यादा ध्यान दे रखा है। अगर आप चीज़ें, मैंने आपको जैसे 2 स्लाइड पहले आपको दोस्तों बताया कि कंपनी बहुत ज़्यादा ना इंडिविजुअल पे फोकस कर रही है, कॉर्पोरेट लोन्स को डिक्रीज करने के चांसेस दोस्तों, कॉर्पोरेट लोन्स को डिक्रीज कर रही है कंपनी। क्यों कर रही है दोस्तों ऐसा, अगर आप देखें ग्रॉस एनपीए का जो कंट्रीब्यूशन दोस्तों ओनली 0.95% है फ्रॉम इंडिविजुअल पोर्टफोलियो, while the non-individual portfolio contributed to 4.71%। दोस्तों कंपनी को समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं रिटेल लोन बुक दैट इज द इंडिविजुअल पोर्टफोलियो इज गोइंग टू मैटर अ लॉट दोस्तों, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं दोस्तों फॉर रिटेल लोन दैट इज इंडिविजुअल पॉकेट लोन, जो बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। होम लोन्स तो देने हैं दोस्तों, पर पैसा आएगा कहाँ से। तो दोस्तों जो सोर्सेस ऑफ बोरोइंग है कंपनी की, वो आप देखिए, एक तो डिपॉजिट्स है जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं, टर्म लोन से जो बैंक वगैरह से लोन ले रहे हैं, कॉर्पोरेट से लोन ले रहे हैं,
एक है डिबेंचर सिक्योरिटी दोस्तों। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के बाद आप ऐसा मान लीजिए कि कंपनी डिबेंचर्स से पैसा उठाती है ऑन अ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, तो वो भी एक है सोर्स। और देन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है दोस्तों, बहुत कम है 3%। तो अगर दोस्तों आप इस चार्ट में गौर करें तो आप देखिए जो डिपॉजिट्स का रेट, डिपॉजिट्स का जो परसेंटेज कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों हमारे लिए, कंपनी के लिए, कि कंटिन्यूसली दे आर डिक्रीजिंग द डिबेंचर्स परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं लिक्विडिटी क्रंच और असेट लाइबिलिटी मिसमैच के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। कंपनियां बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रही है, इस बेसिस पे भी हमें कंपनी बहुत शानदार लगती है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट रेशियोज की। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है दोस्तों, कि अगर मान लीजिए कंपनी 8% पे लोन ले रही है बैंक्स, हाँ HDFC, और दे रही है आपको 10% पे होम लोन, जस्ट एग्जाम्पल, नथिंग पर्टिकुलर। तो 2% जो पैसा वो कमा रहे हैं, यही दोस्तों नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कहीं ना कहीं यही नेट इंटरेस्ट इनकम होती है दोस्तों। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों हम लोग, मैंने फॉर्मूला लिख रखा है कि आप लोग, कुछ लोगों को पता नहीं होगा दोस्तों। बेसिकली इंटरेस्ट रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट पेड एंड एवरेज एसेट। एवरेज एसेट क्या है दोस्तों हम लोगों का, जो कंपनी ने लोन दे रखे हैं। दोस्तों हमें एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी होगी कि जो एनबीएफसी से बैंक होते हैं उनके लिए असेट वो होते हैं जो वो लोन दूसरों को दे रहे हैं, क्योंकि उससे उन लोगों को एक फिक्स रिटर्न आ रहा है। फिक्स रेट, क्यों आप इंस्टॉलमेंट भर रहे हो उस पर फिक्स रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हो, उन्हें इंटरेस्ट रेट दे रहे हो। हम लोगों का केस में क्या होता है, अगर हमने बैंक को पैसे दिए, एफडी कराए, तो वो हमारे लिए एसेट हो गया, क्योंकि हमें वो रिटर्न दे रहा है फिक्स रिटर्न। और बैंक के केस में उल्टा होता है, अगर वो आपसे लोन, आप बैंक, किसी बैंक से लाइक, अगर आपसे मान लीजिए वो एफडी ले रहे हैं, एफडी आपने पढ़ा भी है, आपको उन्हें छः, तो बैंक को आपको 6% का रिटर्न देना है एनुअल बेसिस पे, तो उनके लिए एक लाइबिलिटी हुई दोस्तों। तो असेट बैंक से नॉन एनबीएफसी के लिए होता है जो वो लोन देते हैं, और लायबिलिटी होती है जो डिपोजिशंस होते हैं। तो कैपिटल एडुकेशन रेशियो दोस्तों 17.6 था F20 में, उससे लाके ये लोग F21 लाए दोस्तों। देखिए कंपनी कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है। उन लोगों को पता है कि कोविड के वजह से जो सिनेरियो क्रिएट हुआ था, आगे भविष्य में ऐसा फिर हो सकता है दोस्तों, इसलिए इन्हें कैपिटल एडुकेशन रेशियो बढ़ाया है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कैपिटल एडुकेशन रेशियो क्या है दोस्तों। तो कैपिटल एडुकेशन रेशियो क्या है कि बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि रेशियो बैंक अवेलेबल कैपिटल होती है, जो बोले कि अपने इक्विटी हो गया जो रिजर्व है सरप्लस बैंक के पास, या आप लोगों के क्या नाम है, इक्विटी रेजिंग करती है जो कंपनी, उसको परसेंटेज ऑफ बैंक रिस्क वेटेड एसेट से निकालती है। लाइक इफ आई से कि बैंक की जो कैपिटल है डिवाइडेड बाय बैंक रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिस्क वेटेड एसेट्स क्या है दोस्तों, को जो कंपनी लोन देती है, जो कंपनी लोन दे रही है उसमें डिफरेंट टाइप का रिस्क होता है लोन्स का। अगर आपने होम लोन दिया है तो उसका कम रिस्क होगा, अगर आपने किसी कॉर्पोरेट को लोन दिया है तो रिस्क ज़्यादा होगा। तो उस बेसिस पे कंपनी एक एस्टिमेट बनाती है कि उनका रिस्क वेटेड एसेट कितना है, तो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं टायर 1 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल। दोस्तों मैं बेसिकली आपको समझा दूं कि ये बैंक के पास अवेलेबल कैपिटल है, सरप्लस में मनी रिजर्व में डाला हुआ है ऑलरेडी, या इक्विटी कैपिटल। आरओई क्या होती है दोस्तों, ग्रॉस एनपीए दोस्तों देखिए नियरली सेम है लास्ट ईयर, ठीक है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, काफ़ी मैनेजेबल है, क्योंकि लो है, बहुत अच्छा रेशियो है। आरओई देखिए दोस्तों की आरओई 21.7 से 12.3 हुई है दोस्तों। आप इस चीज़ को नेगेटिव ना लें। एक्चुअली कंपनी ने 2020 में एक डील की थी ग्रुप फाइनेंस को लेके, वो बंधन बैंक से मर्ज हुई थी, तो उसके सेल में कुछ पैसा आया था कंपनी को, इसलिए ये आपका नंबर बड़ा दिख रहा है। अगर आप उसको हटा दें तो कंपनी का आरओई रिमेन सेम, मतलब इक्वली इतना ही के आसपास था पहले भी। वो सेल्स के वजह से जो पैसा प्रॉफिट हुआ था कंपनी को, वो ऐड करके ही आरओई ज़्यादा आ गया। रिटर्न ऑन असेट देखिए दोस्तों, टू के अप्रॉक्स बहुत अच्छा रेशियो है। कॉस्ट इनकम रेशियो दोस्तों ये क्या होती है बेसिकली, कॉस्ट इनकम रेशियो रेशियो होती है लाइक ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग इनकम, मतलब आप कितना ज़्यादा कॉस्ट लग रही है आपको इनकम कमाने के लिए। तो अब देखिए रेशियो को 9 से 7.7% तक लेके आए, जो बहुत पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं कंपनी अपनी एफिशिएंसी है जो दोस्तों वो इंक्रीज कर रही है दोस्तों। दिस शोज दैट दिस द कंपनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन डिक्रीजिंग, लाइक जो भी उनके लॉसेस हो रहे थे एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो 73% अराउंड फॉरेन स्टेक होल्डर्स का है दोस्तों, 9% इंडिविजुअल्स का है, 9% म्यूचुअल फंड्स का, 9% 7% के अराउंड बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज का है, 2% कॉर्पोरेट कंपनीज का। दोस्तों ये एच डी एफ सी लिमिटेड का हमने ओवरऑल डिस्कशन किया। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका पूरा डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस भी करें, आप लोग को पूरा समझाएं कि कैसे क्या ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम ईपीएस में चेंजेस आए, बुक वैल्यू पर शेयर में क्या चेंजेस आए, क्या पोटेंशियल्स थ्रेड्स हैं सिस्टम को, क्या पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं इस पे प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आप लोगों का फंडामेंटल्स भी क्लियर हो जाए। और टेक्निकल एनालिसिस भी किया है मैंने दोस्तों इस कंपनी का, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं टेक्निकल एनालिसिस भी अपलोड करूं तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं वो भी अपलोड करूंगा। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, शानदार वीडियो में। थैंक्स।